अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह ऐलान किया गया कि 10 मुहर्रम के बाद अवामी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। उसके बाद बहुत से सवाल सामने आए कि लीडरशिप इस सिलसिले में क्या प्लान बना रही है, क्योंकि इस हफ्ते तक अभी तक किसी किस्म का कोई प्लान अवाम के साथ शेयर नहीं किया गया था। आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और इमरान खान साहब की जानिब से जो प्लान दिया गया है वो अगले 1 महीने में जाके पूरा होता है। अलीमा खान साहबा ने ये प्लान क्या बनाया है, सुनिएगा जरा। इमरान खान ने कहा है हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इमरान खान को बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। पीटीआई की लीडरशिप आपको डेट दे देगी। बड़ी सख्त किस्म की हिदायत आज इमरान खान साहब की जानिब से आई हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आई हैं इमरान खान साहब की जानिब से और ख़ास तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई बोझ इस तहरीक का नहीं उठा सकता तो वो पार्टी से अलग हो जाए। ये जिस किस्म का रोड मैप दिया गया है, जिसमें ये पीक जो है वो अगले महीने जाके होगी, 5 अगस्त को जाके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में क्या कोई आपस में बातचीत शुरू की है? ये रोड मैप किस तरह होगा, किस तरह ये तहरीक आगे चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। कल पॉलिटिकल कमेटी की इस पे मीटिंग हुई है और उसके बाद शायद एक फॉलोअप मीटिंग और हो। आज जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब खान साहब से, वो भी मिले हैं। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन वो भी करना मुनासिब नहीं है। वो पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी को या पार्लियामेंट्री पार्टी को शायद खुद ही ब्रीफ करें गौहर साहब। लेकिन यह है कि जो एहतजाज है उस पर कल काफ़ी तफसील से गुफ्तगू रात हुई है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था। उस पर भी अभी तफसीलात पे गुफ्तगू करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है। लेकिन प्लान ये किया जा रहा है, इजमाली सी बात मैं आपको कर देता हूँ। वो पार्लियामेंट्री पार्टी की एक मीटिंग पिछले हफ्ते हमारी हुई थी, काफ़ी बड़ी मीटिंग थी केपी हाउस में। उसमें मैंने भी ये तजवीज़ दी थी कि इस बार अगर एहतजाज हो तो उसको पूरे मुल्क में पुरअमन तौर पर फैला दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव में लोग इस बात को फील करते हैं कि इमरान खान साहब की और बाकी असीरान सब की रिहाई होनी चाहिए। तो एक बड़े मैस लेवल पे एक पीसफुल एजिटेशन जो है वो मुतवक्को है। जहां तक वो दूसरी बात कि जो ओहदेदार जिम्मेदारी नहीं उठा सकता या पूरी नहीं कर सकता, ये बात मैंने भी पार्लियामेंट्री पार्टी में की है कि जितने लोग इस वक्त ओहदों पे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उनको फुल प्रोटोकॉल, फुल रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने ही कुछ लोगों को, किसी को चेयरमैन, किसी को जनरल सेक्रेटरी, किसी को सूबाई सदर, किसी को कोई और ओहदा, किसी को वजीर आला खान साहब ने बनाया है। जब तक खान साहब ने ओहदा दिया है उनकी इज्जत और उनको फॉलो करना हम पे लाजिम है। लेकिन अगर कोई शख्स समझता है कि इस वक्त वो जिम्मेदारी उस तरह पूरी नहीं कर सकता, तो जाहिर है फिर उसको किसी और को मौका देना चाहिए, चाहे वो सूबाई सदारत हो या मरकजी कोई ओहदा हो। लेकिन ज्यादा तफसीलात इस बारे में चूंकि अभी तक नहीं आई, मैं कबल वक्त समझता हूँ। बहरहाल आपके सवाल का थोड़ा तफसीली जवाब इसलिए दिया है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक की तरफ भी जमात जा रही है और वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी उसमें एक और भी बड़ी डेवलपमेंट थी जो आप ही के शहर, हमारा भी शहर है लाहौर। तो जो असीरान है वहाँ कोट लखपत के, उनका खत भी डिस्कस हुआ था, जिसमें शाह साहब ने और बाकी जो लीडरशिप वहाँ है उनकी तरफ से मुज़ाकरात की भी तजवीज़ आई थी। उस पर भी काफ़ी तफसीली डिस्कशन उस मीटिंग में हुई थी। तो अली मोहम्मद खान साहब, ये जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं, क्या इसके बाद ये कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो इन अफराद के 5 अफराद की जानिब से जो तजवीज़ आई थी, मुज़ाकरात का ऑप्शन अभी भी टेबल पे मौजूद है या पार्टी ने फैसला किया है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे? देखिए, उन्होंने तो सब ने ये बात की है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। मैं थोड़ा सा उसमें डिफर करता हूँ। मेरा ख्याल है और बहुत सी लीडरशिप का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात के साथ साथ एक सियासी जमात के लिए एहतजाज भी बहुत बड़ा उसका हथियार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका एक तहरीक का एक हिस्सा होता है।
तो देखें, जो एहतजाज आप करते हैं वो बेसिकली आप करते इसलिए हैं कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुले। तो मुज़ाकरात का ऑप्शन रद्द नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से मंसूर साहब उस तरह से संजीदगी नज़र नहीं आती, क्योंकि कौमी असम्बली के फ्लोर पे शहबाज शरीफ साहब ने हमारे चेयरमैन गौहर साहब को दावत तो दी, लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ मिले, उनके साथ पॉलिटिकल डिस्कशन करे, क्योंकि खान साहब की तो मैक्सिमम मुलाकात वकला से हो जाती है, फैमिली मेंबर से। पॉलिटिकल लीडरशिप को तो अपने लीडर से, खान साहब से 8-9 महीनों से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आज बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है और उनके माजी में भी इमरान खान साहब से रेगुलरली मुलाकात हो रही है। वो पार्टी के चेयरमैन है, सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है। आखिर उनकी मुलाकात को काउंट क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, आज उनकी मुलाकात हुई है, मैं इसको अच्छी डेवलपमेंट समझता हूँ। मेरे ख्याल में काफी दिनों बाद उनकी हुई है मुलाकात। हमारे चेयरमैन जनाब सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात बिल्कुल नहीं हो रही। आज एक ग्रुप में उनका कोई मैसेज मेरी नजर से गुजरा, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई महीना डेढ़ पहले उनकी आखिरी बार शायद मुलाकात हुई है सलमान राजा साहब की, और वो मुलाकात भी उन्होंने कहा कि वो भी कोई 2-3 महीने के गैप के बाद हुई। मैं जो है केसेस के दौरान चला जाता था एज ए लॉयर, या मेरी 7-8 साढ़े 7 महीनों से मेरी भी मुलाकात नहीं हो रही। उमर यूब साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, असद कैसर साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, जरताज गुल वजीर साहब चलो एक केस में चली जाती है, उनकी कोई ना कोई मुलाकात हो जाती है। सूबाई क़ियादत जो है, हमारे सूबाई जो अपोजिशन लीडर हैं अहमद खान बच्चर साहब, उनकी मुलाकात नहीं हो रही। वज़ीर आला अली अमीन खान को मसले हैं, हालांकि उनकी तो रियासती पोजीशन है, एक इंतजामी ओहदा है इनके पास। तो ये सारे मसले तो हैं। अगर हुकूमत संजीदा है, देखें हमने कभी भी मुज़ाकरात के ऑप्शन को रद्द नहीं किया, लेकिन इमरान खान हमेशा मीनिंगफुल डायलॉग की बात करते हैं। अब अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो हम खुद से तो मुज़ाकरात की दुकान वो नहीं सजा के बैठ सकते। हमने तो एहतजाज या हमने तो एजिटेशन या एक मूवमेंट या तहरीक में तो जाना है। आपने अली मोहम्मद खान साहब संजीदगी की बात की, तो संजीदगी के हवाले से तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। मुख्तलिफ लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया के अंदर आके बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे सामने इस वक्त शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने आज ही इस सिलसिले में एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी क़यादत के सामने सवालात तो उठाए हैं कि पार्टी के फैसले करता कौन है, इख्तियार किसके पास है, पार्टी एक्स पर चलानी है या फैसला इजलास में करना है, इल्ज़ाम तराशी से काम लेना है या पार्टी के मामलात को बेहतर करना है। तो इसका मतलब आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है इस वक्त? मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हाउस इन ऑर्डर है। हाउस तो डिसऑर्डर में इसलिए है कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर, हमारी जमात के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब 700+ डेज से जेल में हैं। एक संजीदा सियासतदान जो कि पाकिस्तानी सियासत में मोतदिल मिजाज सियासत करते हैं और शगुफ्ता मिजाज, और जो जिसको आप कह सकते हैं कि डोसाइल शख्सियत हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको आपने साइड लाइन किया हुआ है। जो पाकिस्तान की अगर तहरीक इंसाफ की सियासत की बात करें तो हमेशा वो मुज़ाकरात पे या पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन रखने वाले आदमी हैं। फिर पॉलिटिकल वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं, जमात इस्लामी में भी वक्त गुजारा, ट्रेन वर्कर हैं, हमारे साथ 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। सेनेटर जाचोई साहब, उनको आपने अंदर रखा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बड़ी बातें हम सुनते हैं, पंजाब की माँ आ गई, माँ आ गई। असल जो माँ का किरदार है वो तो यास्मीन राशिद साहिबा का है, उनको आपने अंदर डाला हुआ है। एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक डिसेंट खातून है। तो इन हालात में आप मुझे बताएं, क्या हुकूमत ने कोई कसर छोड़ी है कि पॉलिटिकल माहौल खराब ना हो? लेकिन अली साहब ये सारे इल्जामात आप बेशक हुकूमत के ऊपर डाल दें, लेकिन इसका मतलब है कि आपका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना वीक है कि अगर 4-5 लोग वहां पे मौजूद ना हो तो पार्टी फंक्शन करना बंद कर देगी। पंजाब के अंदर आपकी लीडरशिप का एक फुकदान है। आलिया हमजा साहबा को आपने जो है वो चीफ कोऑर्डिनेटर वहां पे बनाया, तो सही चीफ ऑर्गेनाइजर वहां पे बनाया, लेकिन उनकी अपने खिलाफ जो है वो पार्टी के अंदर बगावत चल रही है। अगर केपी की तरफ मैं उठा के देखूं, अली अमीन गंडापुर साहब का एक अलग ग्रुप है, जुनेद अकबर साहब का एक अलग ग्रुप है। इवन आपके ऊपर सोशल मीडिया का जो सेल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए आपके ऊपर भी बहुत तनकीद करता है। तो हाउस इन ऑर्डर तो नहीं है ना आपके, तो अपने अंदर बहुत डिविजन हैं पार्टी के अंदर। देखिए, मुझे फर्दन फर्दन जवाब देने दें। पहले पंजाब की बात करते हैं। देखिए, सियासी कारकुन के पास क्या होता है? सियासी कारकुन के पास ना टैंक है, ना तोप है, उसके पास अपनी एक आवाज है, उसके पास अपनी एजिटेशन, एक पुरअमन एहतजाज होता है। वो इस उम्मीद पे घर से निकलता है कि इस मुल्क में आईन है, कानून है, इस मुल्क में अदालतें हैं, मैं एहतजाज करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई पर्चा कट जाएगा या कोई आंसू गैस होगी। ये वो सोच के नहीं निकलता कि मैं जब निकलूंगा तो मुझ पे फायरिंग होगी, मुझे मारा जाएगा, मुझे जो है गायब कर दिया जाएगा।
ऐसे हालात में जब पुरअमन सियासी कारकुनान पे गिर्द नवाज से फायरिंग हो रही हो, आप मुझे बताएं किस मुल्क में पॉलिटिकल जो है जलसा या एहतजाज इस माहौल में हो सकता है? अमेरिका में हो सकता है, यूके में हो सकता है, जो मदर ऑफ ऑल जो कहते हैं डेमोक्रेसीज आप समझ लें, या जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। इवन पड़ोस में हिंदुस्तान में कभी हुआ है? हमारा दुश्मन है, हमारा हरीफ है, लेकिन कुछ चीजें एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। उन्हें अपने इदारों को मजबूत किया है। क्या उनके किसी सियासी जलसे पे, एहतजाज पे, धरने में क्या होता है? देखिए, हम अगर डी चौक पहुंच गए थे, चलो अदालत का हुक्म जो है वो खिलाफ वर्जी थी, जो भी था, अगर पुरअमन तौर पे बैठ गए थे, या अगर बैठ जाते, आप घंटे 2 घंटे बात करें, 2 घंटे 2 दिन बात करें, आप ना माने बात, वो बैठे रहे, खुद ही उठ के चले जाएंगे। अली साहब, आप अली साहब जितनी भी वजूहात बता रहे हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में तो किसी का कोई कसूर नहीं है ना। लड़ाई झगड़ा तो आप लोगों का अपने दरमियान चल रहा है, एक दूसरे की बात ना सुनने का, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने का, मीडिया में आके तनकीद करने का। जुनैद अकबर साहब बैरिस्टर सैफ पे तनकीद करते हैं, बैरिस्टर साहब जुनैद अकबर को कहते हैं कि बेहतर है कि आप घर ही बैठ जाएं अगर आपने इतना रोना धोना है। इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो आपका अपना पार्टी का स्ट्रक्चर है। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं वो दूसरी पंजाब की बात मैं इसलिए कर रहा था। मैं बरमला आज ये बात कहना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा रेजिलियंस, सबसे ज्यादा इस्तेकामत किसी सूबे की वर्कर ने और लीडरशिप ने दिखाई है, वो पंजाब है। ठीक, लोगों के घर तोड़े गए, लोगों को उठाया गया, बच्चों को उठाया गया, बहनों, देखें हमारा कल्चर है मंसूर साहब, यू विल एग्री विद मी, ये सिर्फ ये नहीं है कबायली कल्चर, हमारे पंजाब में कल्चर है, सिंध में कल्चर है कि माए बहनें साझी। हमारे एमएनएस की खवातीन को उठाया गया, बिजनेस तबाह किया गया, बच्चों को। तो उन हालत में भी वो लोग खड़े रहे। मैं तो सलाम पेश करता हूँ वहां के वर्कर और पार्लियामेंटेरियन को, नंबर 1। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा आते हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। पब्लिक फोरम पे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना पहले सही थी, ना अब सही है, ना बाद में सही होगी, उसमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये कह दूं, खैबर पख्तूनख्वा में कोई ग्रुप नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं होता। जहां तक मुझ पे तनकीद का ताल्लुक है, देखें, अगर कोई तनकीद से घबराता है, अगर कोई सख्त बात सुनने से घबराता है, वो फिर सियासत ना करे, वो अपना कारोबार कर ले। पब्लिक लाइफ में है, अच्छा भी सुनेंगे, बुरा भी सुनेंगे, गाली को नजरअंदाज करेंगे, अच्छी तनकीद को पॉजिटिव वे मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं बैठे, साबित करके बैठे हैं। जब सियासी मामलात की खड़ा था अली साहब, और जब सब जा रहे थे, जब सब भाग रहे थे, अली मोहम्मद और शहरियार अफरीदी जेल में खड़े थे, सियासी मामलात की अगर आप बात कर रहे हैं, सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। आपकी तनकीद से घबराता है, जो सख्त बात नहीं सुन सकता, वो सियासत ना करे। अली साहब, सियासी मामलात आप लोगों की पार्टी ने कितने अच्छे चलाए हैं, वो तो आज अलीमा खान साहिबा ने यहां तक मतलब कह दिया कि अब इमरान खान साहब के अपने बेटे आके इस तहरीक को जो है वो उसका हिस्सा बनेंगे। यानी कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो पार्टी को यकजा नहीं रख सकी, कोई ऐसी बड़ी अवामी तहरीक नहीं चला सकी कि अब इन दोनों बेटों को यहां पर आना पड़ेगा पाकिस्तान। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है, कासिम और सुलेमान की बात हो रही है, क्या किसी बेटे से हम ये हक छीन लें कि अपने वालिद के लिए बात ना करे, अपने वालिद के लिए वो आवाज ना उठाए, उसकी रिहाई के लिए कोशिश ना करे? पाकिस्तान में तो हर जेल के बाहर उसके कैदियों के बेटे होते हैं, वो पहुंचे होते हैं, भाई भतीजे होते हैं। तो ये तो हमारा कल्चर है। वो अपने वालिद साहब के लिए, जो हमारे लीडर हैं, उनके वालिद हैं, उनके लिए किरदार अदा करना चाहते हैं, तो हम तो उनको वेलकम करते हैं, वो तो उनका हक है। लेकिन ये कहना कि लीडरशिप फेल हो गई, फलाना हो गया, देखें, लीडरशिप फेल नहीं हुई, लेकिन इमरान खान के पाए का लीडर जब साइड पे कर दे, जब आधी जमात तोड़ दें, लोगों को हटवा दें, पार्टी छुड़वा दें, उस खान साहब के बाद सेकंड मेन टियर लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदर आप डाल दें, जो परवेज इलाही साहब कितना अरसा वो अंदर रहे, वो अब एक्टिव ही नहीं रहे, उनके भी मसले हैं। तो इस हालत में देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में कोई इशू नहीं है, आपके लोग निकल रहे हैं, सिंध में भी एक्टिविटीज हो रही हैं, बलोचिस्तान में अमन अमान के आपको पता है कई सूरत हाल है। असल मसला पंजाब में है। पंजाब में फस्तायत मंसूर साहब इंतहा पे है। पंजाब में लोगों के साथ जो किया जा रहा है, वो पाकिस्तान की तारीख में शायद जो है रंजीत सिंह के दौर में भी ऐसे नहीं हुआ जिस तरह ये हो रहा है कि आप लोगों के साथ ये करें कि आप लोगों के घरों में घुस जाएं, लोगों के घर तोड़ने, सारा कुछ कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सियासी मामलात के ऊपर ये गुफ्तगू हो रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अदालती मामलात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नए चीफ जस्टिस ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया, लेकिन वहां पे कोर्ट रिपोर्टर्स का ये कहना है कि आने वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी जो है वो 12 जुलाई को होने जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि चंद जजेस के हवाले से बड़े ऐलानात भी सामने आ सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जुडिशरी में क्या होने जा रहा है इस पर डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहां पे सियासत के मैदान से दिलचस्प खबरें आ रही हैं, वहीं पे अदालती मामलात के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। आज ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ, और वो मुकालमा हुआ जनाब जस्टिस एजाज इसाक खान साहब और जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं एहसन भून साहब, उनके दरमियान। जब वो उनकी अदालत में पेश हुए तो एहसन भून साहब ने यह कहा कि मैं केस में इल्तवा लेना था, लेकिन इसलिए मैं आया हूं, देखूं तो सही यहाँ पे क्या चल रहा है। इस मौके पे जज साहब की जानिब से, जस्टिस एजाज इसाक खान साहब की जानिब से कहा गया कि आपने कहा कि आखिरी चंद दिनों के लिए जो हैं उनको देख आएं। तो ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म का ये सेंटेंस था जो जज साहब की जानिब से दिया गया। कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते जो है वो जुडिशरी के हवाले से, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी जो है वो 12 जुलाई को होने जा रहा है, और उस हवाले से बड़ी चहमगोरियाँ हो रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। 2 सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदालती महाज के ऊपर क्या होने जा रहा है, कुछ खबर उनसे लेते हैं, तज्जिया उनसे हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज साहब, और उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी इमरान वसीम साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अदील सरफराज साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में कि आने वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, कोई बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। क्या खबरें हैं इस्लामाबाद में? सर, वैसे हम सुन रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 12 जुलाई को जो इजलास बुलाया गया है, उससे कबल खबर ये आती है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस साहिबान हैं जिन्होंने खत लिखा था उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आ सकता है। कुछ तो इस तरह की हम खबरें सुन रहे हैं। और फिर आज, जैसा कि आपने अभी इंट्रो में बताया, कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और एहसन भून साहब, जो कि आजम नजीर तारड़ साहब के भी बड़े करीब हैं और जुडिशल कमीशन के भी मेंबर हैं, उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ है, इसको बहुत से लोग कुछ दूसरा रंग भी दे रहे हैं कि शायद जज साहब मुस्ताफी होने का सोच रहे हैं। तमाम मेरी इसमें इत्तलात यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फाजिल जजेस साहिबान हैं, बिलखसूस वो फाजिल जजेस साहिबान जो 5 हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है, उनका फिल वक्त मुस्ताफी होने का तो कोई इरादा नहीं है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 या 5 जजेस साहिबान हैं जो कह रहे हैं कि हम मुस्ताफी नहीं होंगे, हम सिस्टम के अंदर रहकर ही जो हमसे हो पाया हम वो करेंगे, वैसे ही हमारी इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी इन 5 जजेस साहिबान के इरादे हैं। फिल वक्त तो यही बताया जा रहा है। इवन दो 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत कुछ बदल चुका है अदालती महाज के ऊपर, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब ने आज ओथ भी ले लिया है और वो अब बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस हैं वहां पर। इस सब के बावजूद कहा यही जा रहा है, चाहे 27वीं आईनी तरमीम आ जाए, जजेस को इस्लामाबाद से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगर भेजा जाता है, तब भी मुस्ताफी होने का फिल वक्त कोई इरादा ऐसा नहीं है। ये मेरी कम अज कम इत्तलात है। अदरवाइज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हरकत में आना ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि छुट्टियों में चीफ जस्टिस याही आफरीदी साहब ने ये मीटिंग कॉल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, जो कि तवील अरसा के बाद हो रही है। लास्ट आई गेस दिसंबर के अंदर ये मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में अब क्या मामला जेर बहस आएगा। अव्वल तो ये बताया जा रहा था कि जो यही 6 जजेस साहिबान हैं जिन्होंने खत लिखा था और कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात की थी, गालिबन जो एजेंडा नंबर 1 होगा वो तो वो कोड ऑफ कंडक्ट ही होगा, जिसके ऊपर गालिबन जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तजावीज भी सामने आ चुकी हैं जुडिशल काउंसिल के सामने। अब इसके अलावा किन जजेस साहिबान के खिलाफ क्या होता है ये वक्त आने पर मालूम होगा। बहरहाल ये जरूर है कि 27वीं तरमीम आने से पहले बहुत कुछ होगा, और जजेस साहिबान बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 से 4 ऐसे जजेस साहिबान हैं जिनके खिलाफ घेरा तंग होने की इत्तलात आ रही हैं। इमरान वसीम साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये गैर मुतवक्के तौर पे 12 जुलाई को जब छुट्टियां हैं, इस मौके के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना और उसके बाद खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से इस तरह की बातें होना, तो क्या आपको भी लगता है कि एक नए बहरान का आगाज होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास समन किया गया है वो समर वेकेशंस के दौरान तलब किया गया है। इसकी एक मिसाल रिसेंट पास्ट में भी हम मिलती है, जब काजी फाइसा के खिलाफ 2019 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ था, तब भी समर वेकेशंस के दौरान, हालांकि वो छुट्टियों पे थे, वो छुट्टियां ले चुके थे, छुट्टियां उनकी सैंक्शन हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ना सिर्फ उस सदारती रेफरेंस को टेकअप किया था, बल्कि उस रेफरेंस को टेकअप करते हुए पहले जस्टिस काजी फाइसा को एक सिंपल नोटिस और उसके बाद फिर शोकाज नोटिस भी जारी किया गया था।
लेकिन जो ये इजलास होने जा रहा है इसमें अभी तक तो फिलहाल किसी जज को समन नहीं किया गया। इस इजलास के हवाले से ज़राए जो बताते हैं वो ये है कि ऑलरेडी जो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ पड़ी हैं, उन्हीं कंप्लेंट्स का जायज़ा लिया जाना है। लेकिन ख़ास तौर पे इस इजलास में जो एक एजेंडा पिछले कई इजलासों से चला आ रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस हैं जिनकी तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा गया था कि जो इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से मुदाखलत की जाती है। तो वो जो ख़त है उस ख़त को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हर इजलास का एजेंडा बनाया जाता है और उसमें तय ये किया जाना है कि जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जजेस का जो हल्फ है उसमें क्या ऐसी तरमीम की जाएँ, अमेंडमेंट की जाएँ कि आइंदा से जजेस को ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े जिसकी शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने की है। इसके अलावा गुज़िश्ता जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी जजेस के हलफ की तैयारी के हवाले से कोई एक असाइनमेंट सौंपी गई थी, कोई टास्क दिया गया था। वो टास्क भी जब हमारी आखिरी मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया फरीदी के साथ हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि वो टास्क भी मुकम्मल हो चुका है। मुनीब अख्तर साहब अपनी जो रिपोर्ट है वो जुडिशल काउंसिल के इजलास में पेश करेंगे। तो 12 जुलाई का इजलास तो महज इसी एजेंडे के हवाले से लग रहा है कि इसमें जो पुरानी कंप्लेंट्स हैं, जो 6 जजेस का ख़त है, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हो सकती हैं जजेस के हलफ में, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में, और फिर जो मुनीब अख्तर साहब ने कोई रिपोर्ट तैयार की है शायद उसी का जायज़ा लिया जाएगा। इससे ज़्यादा कोई इजलास के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के साथ इस इजलास को मनसूब किया जा रहा है उसके साथ बहरहाल इसका कोई लिंक बनता नहीं है। हाँ, अदरवाइज़ ये ज़रूर है कि जो इतलात की बात की दिल सरफराज साहब ने, हमने भी अपने साथियों से ये खबरें सुनी हैं, ये उनसे बातें सुनी हैं कि 5 जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस तैयार हो रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाएगा, जज का घेरा तंग होगा। आज ऐवान सदर में जो सरफराज डोगर साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें वहाँ पे हमारा मुख्तलिफ जो आला हुकाम हैं, वज़ीर कानून के साथ भी रब्ता हुआ, एहसन भून के साथ भी हमारी बातचीत हुई और भी वहाँ पे नामवर शख्सियात मौजूद थी। हमने उनसे इस रेफरेंस के हवाले से कैटेगोरिकली पूछा तो उनका ये कहना था कि किसी जज के खिलाफ हुकूमत रेफरेंस नहीं बनाने जा रही। मंसूर भाई, ये जो सदारती रेफरेंस होता है जो हुकूमत की तरफ से दायर किया जाता है, ये इतना आसान नहीं होता किसी जज के खिलाफ फाइल करना, क्योंकि इस किस्म के जो रेफरेंसेस होते हैं वो बाज़-औक़ात आपके लिए मसाइल भी पैदा करते हैं, आपके लिए मुश्किलात भी खड़ी कर देते हैं। तो फिलहाल सरे दस्त तो हुकूमत इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आती है किसी भी जज के खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक आम जो शहरी है, कोई वकील है, वो भी शिकायत किसी जज के खिलाफ जो है उसका इंदराज करवा सकता है। जहाँ तक जस्टिस सदार इजाज साहब के साथ एहसन भून साहब के मुकालमे का ताल्लुक है तो मैं तो उसको इस नज़र से देखता हूँ कि कोई रेफरेंस के साथ तो ये चीज़ कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो रेफरेंस किसी जज के खिलाफ होता है उसमें जज को आर्टिकल 209 के तहत मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन हासिल है। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए, किसी आम शहरी की, किसी वकील की कोई कंप्लेंट आ जाए और फौरी तौर पर जज साहब को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। मुकम्मल एक ट्रायल होता है, जज साहब के से जवाब तलब करने से पहले जो कंप्लेनेंट होता है उसको अपना केस वहां पे प्रूव करना पड़ता है, उसकी बड़ी वेरिफिकेशन होती है, बड़े एक प्रोसेस होता है, फिर निकल के किसी जज साहब से जवाब मांगा जाता है, फिर ट्रायल का आगाज होता है, गवाहों के बयानात कलम बंद होते हैं, फिर जाके कोई रिकमेंडेशन सामने आती है। अदील साहब, ये इमरान साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आज जारी बात है जिस तरह वो बता रहे हैं कि डोगर साहब ने जो है वो बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हलफ भी ले लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके आने के बाद जो है ये प्रिकॉशनरी इस किस्म की बातें हो रही हैं जबकि एक्चुअली कोई डेवलपमेंट हुई भी नहीं है, या जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये पहले से ही कुछ ज़्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जनाब ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, इन जजेस के खिलाफ जो है वो कोई रेफरेंस आ जाएगा? सर, ये हम सुन रहे हैं, एक तवील अरसा से ये बहस चल रही है, बिलखसूस 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद से ही इन 6 जजेस, पर्टिकुलरली जो आप 5 जजेस साहिबान बाकी रह गए हैं, इन 5 जजेस साहिबान के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद इन्हें ओहदे से हटाया भी जा सकता है, रेफरेंसेस आ सकते हैं। खबरें तो इस तरह की आती रही हैं मगर वो खबरें भी तस्दीक शुदा नहीं है, अफवाहें, और ये माहौल बनाया जाता है। और एक मरतबा फिर अब जबकि 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, उससे कबल एक मरतबा फिर ये बात सामने आ रही है। जजेस साहिबान को मैं समझता हूँ कि अब अगर हुकूमत देखे, अपने उसमें पैराहे में देखे, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं, जो मकसद था वो तो हासिल हो चुका है। अब इन 5 जजेस साहिबान के सामने कौन से केसेस लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे, ये सबको मालूम है। और सीनियर क्यूनी जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनका तो डिवीजन बेंच भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उन्हें ओहदे से हटाने की जरूरत तो हमें ऐसा नजर नहीं आ रही।
ये जरूर है कि एक माहौल बनाया जा रहा है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। ये 5 या 7 ऐसे जजेस साहिबान हैं जिनको डाइसेंटिंग वॉइसेस के तौर पर देखा जा सकता है, मगर अब उनके पास भी कोई इख्तियार बाकी नहीं रह गया। जो थोड़ा बहुत इख्तियार कहीं वहमो गुमान में भी था जस्टिस याही आफिदी साहब के, वो उन्होंने उनसे ले लिया है। अभी रिसेंटली जो कायम मकाम चीफ जस्टिस वो बने कुछ अर्से के लिए, उन्हें ये खदशा था कि वो कुछ ऐसा केस ना लगा दें या क्या वजह हुई, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाकर उनके वो इख्तियारात भी कम कर दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि अब इस वक्त इन जजेस को हटाकर हुकूमत को ज्यादा मुश्किल होगी। जो पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट्स हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक गुस्सा तो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और जो अदलिया का हशर हो चुका है, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो उसका काफी डेफिसिट हमें नजर आ रहा है। और हुकूमत इस वक्त मैं समझता हूं कि ऐसा मजीद कोई रिस्क नहीं लेगी। उससे होगा क्या, हुकूमत के खिलाफ लोगों के जज्बात मजीद भड़केंगे और जजेस के साथ हमदर्दियां बढ़ेंगी। और आजम नजीर तारक साहब जैसे जो घाघ सियासतदान है, वकील रहनुमा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई गलती करेंगे। मगर ये जरूर है कि इस तरह की खबरें भी वहीं से उड़ाई जाती हैं और एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इमरान वसीम साहब, इस सारे मामले में जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनके हवाले से इन 5 जजेस ने जाहिर बात है एक पोजीशन ली, उनकी सीनियरिटी को भी जो है वो चैलेंज किया गया। और जिस तरह अभी अदील साहब फरमा रहे हैं कि उनको जो केसेस एलोकेट होते हैं वो भी सही तरीके से नहीं हो रहे, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस और इन दीगर 5 जजेस के दरमियान जो है वो एक्चुअली वाकई फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है? अगर तो कोर्ट की हद तक हम बात करें तो ये सिलसिला तो ऑब्वियस है, आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है कि इक्का दुक्का जो केस लग जाता है या केस ना भी लगे तो केस से अंदर केस निकाल के कुछ ऐसे रिमार्क्स उन 5 जजेस की तरफ से आते हैं जो इस बात की तरफ हमें लेके जाते हैं कि जजेस में इख्तलाफात मौजूद हैं। और इस बात में कोई शक व शुबा है भी नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफरिंग जजेस हैं, जो नए जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, उन अपॉइंटमेंट्स को और ट्रांसफरिंग जजेस को लेके जो पहले वाले जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके इख्तलाफात आपस में मौजूद हैं। और इसकी आज अक्कासी जो तकरीब हल बर्दारी थे अवान सदर में, उसमें भी हमने देखी कि सिर्फ 6 जजेस ने इस तकरीब हल बर्दारी में शिरकत की है। सरफराज डोगर साहब ने तो आना ही था, उन्होंने तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लेना था, लेकिन उसके अलावा 2 ट्रांसफरिंग जजेस थे, जैसे खादिम हुसैन सोमरो साहब थे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब थे, इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे जो कि पहले 6 जजेस के साथ थे, और इसके अलावा जस्टिस इनाम अमीन मिनहास और जस्टिस आजम खान साहब ने इस तकरीब हलबर्दारी में शिरकत की है। इसके अलावा जो बाकी 6 जजेस हैं, 5 जज वो हैं जिन्होंने खत लिखा था, 6ठे जज जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगजेब साहब हैं, ये आज इस तकरीब हलबर्दारी में नहीं आए हैं। और हमने वहाँ पे मौजूद लोगों से, जिम्मेदार लोगों से पूछा कि क्या तमाम जजेस को मदऊ किया गया था, तो यही बताया गया कि तमाम जजेस को इस ओट टेकिंग की सेरेमनी में शिरकत के हवाले से मदऊ किया गया था, लेकिन किसी की तरफ से कोई रिग्रेट भी नहीं किया गया। लेकिन इन 6 जजेस के अलावा जिनके मैंने नाम लिए हैं, बाकी कोई जज नहीं आए। मोहसिन अख्तर कियानी साहब नहीं आए, जस्टिस बाबर सत्तार साहब नहीं थे, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब नहीं थे। अलबत्ता ये ज़रूर ज़राए बताते हैं कि जब सदर पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, तो तब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उनके चैम्बर में गए थे और सरफराज डोगर साहब को मुबारकबाद भी पेश की थी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सरफराज डोगर साहब को मुबारकबाद भी पेश की थी, लेकिन आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस तकरीब हल बर्दारी में नहीं थे। तो इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात की आज एक झलक अपने वोट टेकिंग की सेरेमनी में भी देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब और अदील सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी अदालती मामलात के हवाले से। एक और मामला जो आज सामने आया वो है 27 मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के हवाले से, जिनके हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट का एक हुक्म सामने आया कि इन चैनल्स को या तो ब्लॉक कर दिया जाए या इनको बंद कर दिया जाए। इसमें कई नामवर सहाफ़ियों के नाम भी शामिल हैं और हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पे जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी जानिब से एक इंक्वायरी की गई और उसके बाद वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई और उसके बाद ये हुक्म लिया गया। इससे सहाफ़त के ऊपर क्या कोई कदम लग रही है या रियासत के खिलाफ अगर कोई बयानबाजी की गई है तो ये सही एक्शन हुआ है? 2 सीनियर सहाफ़ी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे राय जानेंगे कि 27 यूट्यूबर्स के खिलाफ क्या ये एक्शन सही है या गलत। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म सामने आया है और ये 27 यूट्यूब चैनल जो हैं इसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी भी शामिल हैं,
इसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल हैं और चंद ऐसे नाम भी हैं जिनकी तकरीबन लाखों के अंदर जो है वो फॉलोइंग मौजूद है। इनमें से कई अफराद जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और चंद अफराद जो हैं इसमें पाकिस्तान के बाहर भी मौजूद हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो ऑर्डर सामने आया है उसमें यह बताया गया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से इस सिलसिले में तहकीकात की गई और वो तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई और उसके बाद ये हुक्म दिया गया, यूट्यूब को ये हुक्म दिया गया कि इन 27 चैनल्स को या तो ब्लॉक कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। क्या एक नया तरीकाकार का आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जहां पे चंद ऐसे यूट्यूब चैनल्स जिन्हें गैर ममनुआ समझा जाएगा या जिनको जो है ये समझा जाएगा कि वो रियासत मुखालिफ हैं, क्या उनको बंद करने की एक नई रीत शुरू हो रही है, एक नया रवाज शुरू हो रहा है? इसी पे बात करेंगे। दो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर साहब, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले आज तक कभी इस तरह नहीं देखा गया। सहाफ़ियों को बुलाया जाता था, तहकीकात होती थी, जेल में भी लोग गए, नौकरियों से भी हाथ धोने पड़े, लेकिन डायरेक्टली यूट्यूब को कह के मुख्तलिफ सहाफ़ियों के, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के चैनल्स को या ब्लॉक कर देना या बंद कर देना, एक नया सिलसिला लगता है शुरू हो रहा है। शुक्रिया मंसूर। अभी जब आपने ये बात की तो मैंने एक हमारे PFUJ के रहनुमा थे महनाज बड़ना साहब, उनकी एक गज़ल निकाली, उसका मैं एक पहला शेर पढ़ देता हूँ। किस्से हज़ार इश्क के इजहार भी तो हो, किस्से हज़ार इश्क के इजहार भी तो हो, ख़बरें बहुत हैं शहर में अखबार भी तो हो। तो यहाँ मसला सारा ये हो रहा है कि चलिए रस्म के कोई ना सर उठा के चले। देखी है मार्शल्लाह के ज़माने में सेंसरशिप भी देखी, हमने अखबारात पर पाबंदी भी देखी, हमने प्रेस एडवाइस भी देखी कि इंफॉर्मेशन अफसर एक टेलीफोन कर देते थे और वो ख़बर नहीं जाती थी या वो ख़बर अंडर प्ले कर दी जाती थी। एक मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब अयूब खान की कैबिनेट से निकले थे तो वो हैदराबाद किसी जलसे में गए तो अखबार को टेलीफोन आया, एडिटर्स को, सारे एडिटर्स को टेलीफोन आया कि देखिए अब भुट्टो की ज़्यादा अहमियत नहीं है, लिहाजा इसको अंदर के सफ़े पर डाल दें। और उसके बाद हमने एक ब्रीफ पीरियड देखा कि जहाँ मोहम्मद खान जुनेजो के बाद से जो 88 ऑनवर्ड्स हमें लगा कि शायद कुछ फ्रीडम हो गया है, लेकिन जो पिछले चंद सालों में मैंने कवानीन की भरमार देखी और उन कवानीन में ज़्यादातर कवानीन ऐसे हैं जो आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाते हैं। और अब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है, खौफ इन मानों में कि शायद ना बोलने की आज़ादी है खुलकर, ना तहरीर की आज़ादी है, खुलकर आप कॉलम लिख सकते हैं। एक डिजिटल मीडिया की आज़ादी थी, लगता यही है कि डिजिटल मीडिया को भी जो है ना वो काबू करने का फ़ैसला हो चुका है। अब टू ऑन अ लाइटर नोट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल लाऊँ या नहीं लाऊँ। इसलिए कि जहाँ हर सतह पर आप रोक रहे हैं, आप एडिटर्स को जाके, मालकान को जाके इनडायरेक्ट ये बात की जा रही है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, इसकी आवाज़ नहीं होगी, उसकी आवाज़ नहीं होगी, तो बेहतर है कि एक मुकम्मल पाबंदी लगा दें। ठीक, ये क्यों हम खामाखाई क्या एक खड़ा किया हुआ है कि जी बड़ी जमहूरियत है, बड़ी आज़ादी इजहार है? नहीं है आज़ादी इजहार। ठीक, ये जो आपको नज़र आता है ये इजहार की आज़ादी नहीं है। मुझे इनमें से बेशतर यूट्यूबर से इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है। आप इन पर मुकदमा बनाएं, इनको पेश करवाएं, नहीं आते समन करें, एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें ना। ठीक, ये कानूनी रास्ता नहीं है। अब मुझे आप पैका बता दें, पैका के तहत पुलिस के पास कहाँ इख्तियार था, लेकिन पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक, पुलिस उठा के बंद कर देती है जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। भाई उसके लिए एक अलग एजेंसी बनाए। तो ओवरऑल मुझे एक कंट्रोल्ड किस्म का, एक हाइब्रिड फ्रीडम ऑफ द प्रेस का निज़ाम नज़र आ रहा है। एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी तो हमने देखी थी, लेकिन अब एक हाइब्रिड मीडिया आपको नज़र आएगा। एक ऐसा मीडिया आपको नज़र आएगा जिसमें बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, मैं खुलकर इजहार कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती है। और इसका नतीजा जो है आपने मशरक़ी पाकिस्तान में देख लिया,
आप देख लें कि जितने भी पॉपुलर लीडर हैं उन सब की जबाबंदी रही, ठीक, लेकिन वो पॉपुलर क्यों हुए? वो पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि आपने पाबंदी लगा दी। ये डिजिटल मीडिया का जो एक्सप्लोरेशन है वो हुआ इसी वजह से कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर लोग स्विच ओवर करेंगे, इंफॉर्मेशन पर पाबंदी लगेगी तो डिसइंफॉर्मेशन फैलेगी। मुझे इजाजत दीजिएगा मदर साहब, जल्दी हम समझ लें, इजाजत दीजिएगा। हसन अयूब साहब, ये ऐसे सहाफ़ियों की जानिब से भी जो नज़रियाती तौर पे शायद इन अफराद से इख्तलाफ रखते हों, लेकिन वो भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस सिलसिले में ना कोई SOP फॉलो किया गया, ना इन लोगों को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, एकदम जो है वो छुप छुपा के सारा काम हुआ और 27 YouTube चैनल्स के हवाले से ये हुक्म दे दिया गया कि जनाब या तो इनको ब्लॉक कर दिया जाए या इनको बंद कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। देखें, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी देखें इसमें, यानी अगर आप देखें 80% तो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, या वो जो है वो लाइक माइंडेड कह दें, एक्टिविस्ट कह दें उनको, यानी उनको आप जर्नलिस्ट तो नहीं कह सकते। अगर आप उनको जर्नलिस्ट की कैटेगरी में डालेंगे तो मुझे बड़ा शौक लगेगा, क्योंकि हाँ कुछ जर्नलिस्ट भी हैं बीच में, और उनको जो है वो क्यों जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया, इस पर मुझे ताज्जुब है। कई लोग पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि बराह रास्त जो है वो जो खुफिया एजेंसी है हमारे दुश्मन मुल्क की, उसके साथ भी उनके जो है ताने बाने मिल रहे हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान के अंदर उनकी रीच को ख़त्म करना चाहते हैं या उनके चैनल को ब्लॉक कराना चाहते हैं, तो उस हद तक तो ये मुझे एकदम ठीक लग रहा था। लेकिन बीच में कुछ डाइसेंट वॉइसेस को जो है वो उनका गला नहीं दबा सकते, उनकी जुबाबंदी नहीं की जा सकती। हसन साहब, तीखे हों, हसन साहब, आ रहे हों, हसन साहब, आपने उनके ऊपर ये नहीं करना चाहिए था। जी हसन साहब, आपने दो मुख्तलिफ इसके अंदर बातें की। एक आपने कहा कि मैं इनको जर्नलिस्ट नहीं मानता, मैं इनको एक सियासी जमात का कारकुन मानता हूं, और दूसरा ये दुश्मन मुल्क की एजेंसीज के साथ भी जो इन्वॉल्व हैं, इसका आखिर कोई तहकीकात तो होंगी ना, इसका कोई प्रूफ लाना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना पड़ेगा कि जनाब ये देखिए ये दुश्मन मुल्क के साथ इन्वॉल्व हैं। वरना इस तरह कहने को तो फिर बहुत से लोग आपके बारे में, मेरे बारे में, या मजहर साहब के बारे में भी कह सकते हैं, जनाब हम इनको सहाफ़ी नहीं मानते तो ठीक है, इनके यूट्यूब चैनल्स या इनकी नौकरियां भी बेशक चली जाएं, ये सिलसिला तो फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं नाम ले लेता हूँ, मोहित पीरजादा साहब जो हैं, क्या उन्होंने जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान की और इंडिया की जंग चल रही थी, क्या उन्होंने पाकिस्तान के मुफाद में बातें की थी? क्या उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को जो है वो डीमोरलाइज नहीं किया था? क्या उन्होंने ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं किया? क्या उनकी जो व्लॉग्स थे उनके क्लिप्स इंडियन मीडिया नहीं शेयर कर रहा था? हैदराबादी को देख लें। अच्छा, मुझे ताज्जुब है, एक आदमी का नाम नहीं आया, और मुझे देख रहा था कि जनाब मतीउल्लाह जान साहब का नाम तो इस लिस्ट में आ गया, शहबाज गिल साहब नहीं है, जो कि जंग जीतने के बाद फील्ड मार्शल साहब जब वाशिंगटन पहुंचे तो वहां पर बाहर खड़ा होकर जिस दिन यानी इंडियंस की जानिब से एहतजाज हो रहा था, तो उन्होंने भी कॉल दे दी एहतजाज की, और वहां पर एहतजाज कर रहे थे। मैं हसन साहब आपके गिले शिकवे बिल्कुल जायज हो सकते हैं, लेकिन मेरा दोबारा यही सवाल है कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, सिर्फ इस इख्तिलाफ, अभी आपने डॉक्टर मोहित पीरजादा की बात की, मैं आपको इस लिस्ट में कई ऐसे नामों के बारे में बता सकता हूं जिन्होंने मेरे अगेंस्ट शायद पर्सनली जो है वो बातें की हुई हैं, वीलॉग्स किए हुए हैं, मेरे अगेंस्ट किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी की जबाबंदी एक कानूनी तरीक़ाकार के बरखिलाफ जाके किस तरह बर्दाश्त की जा सकती है? क्या ये कहा जा सकता है जी चूंकि मुझे आपकी ये बात नहीं पसंद या आपके नजरियाती तौर पे मेरा इस बात पे इख्तिलाफ है तो ठीक है जी आपका चैनल जो है वो बंद हो जाना चाहिए, और अच्छा होगा अगर बंद कर दिया गया? ये सिलसिला तो फिर कल को ऑपोजिट भी हो सकता है, कल को किसी और की हुकूमत आई तो वो कहे जनाब हसन अयूब साहब हमें आपकी ये बात नहीं पसंद, हमें लगता है आप दुश्मन मुल्क के साथ मिले में चलें जी, आपका यूट्यूब चैनल जो है वो बंद हो जाना चाहिए। सर देखें, अगर जब जंग हो रही हो पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो उस टाइम पर अगर मैं पाकिस्तान के अवाम में जो है ये तासुर डालने की कोशिश करूं, मायूसी फैलाऊं, या मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी हमारी तो फौज लड़ नहीं सकती, तो क्या ये अच्छी बात होगी? ये मुल्की मुफाद की बात है, ठीक? क्या इसमें नेशनल इंटरेस्ट जो है आपका जो है वो मुतासर नहीं होगा? देखिए, अगर मेरी फॉलोइंग है तो मेरे ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितनी बड़ी मेरी फॉलोइंग है। अगर आपके पास फॉलोइंग है, पाकिस्तान नहीं आपको जो है वो एक मशहूर किया, रिकग्निशन मिली आपको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के चैनल्स पर आप बैठकर आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, और आज मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात शुरू कर दूं, पाकिस्तान है तो हम हैं ना जी, या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर सुनना होगा तो मेरी क्या हैसियत है? ठीक, अगर आज जो है ये पूरा इंडिया एक होता, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा होता, हो सकता है मैं तो किसी जगह जो है सफाई कर रहा होता, मुझे हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज ना मिली होती,
ये पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी है, पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी है, तो पाकिस्तान का मुफाद तो सबसे अवलीन तरजीह है। लेकिन मैं फिर बात रिपीट करूंगा कि बात यह है कि जिन्होंने यानी आपसे इख्तलाफ किया है, यानी हुकूमत की या एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी इख्तलाफ किया है, उनकी जुबाबंदी जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन जहां पर मसला ये है कि कोर्ट ऑर्डर है, अब ये कोर्ट ऑर्डर जो है वो सेक्शन 98 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो ऑर्डर हासिल किया है, अब यूट्यूब ने जो ईमेल की है उन लोगों को जिनसे मुतल्लिक ये कोर्ट ऑर्डर हासिल किया गया है, अब उनको कहा गया है कि उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन है, जो लोकल लॉज हैं वो अप्लाई होंगे। तो ये चैनल सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बंद होंगे, बाकी दुनिया के अंदर इन्होंने बंद नहीं होना। मजहर साहब, ये जो राय आपने सुनी हसन साहब की, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इनमें से कई अफराद जो हैं वो रियासत मुखालिफ या पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और उनके क्लिप्स जो हैं वो भारत के अंदर भी जो है वो प्ले किए गए, उनके जो नजरियात थे वो इस किस्म के थे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो इख्तलाफ, मैंने तो आपसे इब्तिदा में ये बात की कि मैं इनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं उनकी राय से इख्तलाफ रखता हूँ। चीज़ ये, अभी हसन ने ये बात की कि इनमें बहुत से लोग जर्नलिस्ट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन सिर्फ अपोजिशन के होते हैं, सरकार के नहीं होते? वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन, पहली चीज़ ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ होना, आखिर जसारत अखबार निकलता है, उम्मत अखबार निकलता है, ये इसमें जो काम करने वाले लोग हैं इनमें से बेशतर शायद उन्हीं उस सियासी जमात के रुकन हों, तो क्या मैं उसे जर्नलिस्ट नहीं मानूंगा? इसी तरीके से अगर मसावात निकलता था तो मसावात में काम करने वाले लोग थे, उनका ताल्लुक़ अगर पीपल्स पार्टी से था तो क्या मैं उसे जर्नलिस्ट नहीं मानूंगा? हाँ, मैं उससे कहूँगा कि इसका ताल्लुक़ इस फलां पार्टी से या उस फलां पार्टी के साथ इसकी हमदर्दी है। ठीक। दूसरी बात, कोई अगर रियासत मुखालिफ बात करता है, कोई इस तरह की बात करता है, मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि एक लीगल कोर्स होता है ना, ये जो मैजिस्ट्रेट्स वगैरह के थ्रू चीज़ें जाना, ये इस तरह के कवानीन बनाना, और बारहा ये बात की गई थी और सारी मीडिया स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट के साथ बैठी थी ना, एक बेहतर कानून बना रही थी। क्यों रैंडमली एक कानून बना दिया गया, आर्बिट्री अंदाज में चीज़ें कर दी गई? आपने क्यों एक प्रॉपर लीगल कोर्स नहीं फॉलो किया? क्यों नहीं आपने एक प्रॉपर कवानीन बनाए इस चीज़ के लिए? ये जो टारगेटेड ऑपरेशंस होते हैं ना, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तान की हद तक बैन किया गया है, तो पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करे वो अलाउ होगा? ठीक, उस चीज की इजाजत है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? ये जो तरीक़ाकार है, मैं सिर्फ तरीका, आप पॉलिटिकल पार्टीज का ले लें, मैं कराची की बात कर लेता हूं। आपने अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगा दी, अल्ताफ हुसैन ने एक गलत बात की थी। क्या आपने आज तक 2016 से आज तक क्या आपने उस पार्टी को बैन करने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया? आपने एक अनडिक्लेयर्ड बैन लगा दिया, अनडिक्लेयर्ड हर चीज़ कर दी। इसी तरह आपने चाहे इमरान खान ले लें, उससे पहले नवाज शरीफ की ज़बाबंदी, उससे पहले किसी और की, कभी आपने मंजूर पश्तीन को, ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो क्या इससे रिएक्शन क्या होता है? ठीक, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ। और ये तारीखी हकीकत है कि जब भी आप पाबंदी लगाएंगे, पाबंदी के नतीजे में प्रोपेगेंडा जन्म लेता है। ये अगर आपने हमने इंडियन मीडिया का जवाब दिया ना यहाँ बैठकर जी, हमने इंडियन मीडिया को काउंटर किया ना यहाँ बैठ के। अगर कुछ लोग बाहर बैठ के अपना कोई व्यू अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए करते हैं तो उनको पाकिस्तानी लोग रिजेक्ट करें ना। ठीक, ये तरीका कार होता है। पाबंदी लगाएंगे तो एक हमदर्दी पैदा हो जाती है। हसन अयूब साहब, विक्टिम कार्ड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलता है। हसन अयूब साहब, इस सारे मामले में अभी आपने फरमाया कि इनमें से कई अफराद हैं, मैं उनको सहाफ़ी नहीं मानता, वो कारकुन हैं। सर, यूट्यूब जो है वो ये कोई बंदिश तो नहीं रखता कि जनाब सहाफ़ी आके यूट्यूब चैनल जो है वो खोल सकता है और पार्टी का कारकुन यूट्यूब चैनल नहीं बना सकता? तो पार्टी का कारकुन भी तो यूट्यूब चैनल चला सकता है। जी बिल्कुल, मैंने कब कहा है कि यूट्यूब चैनल जो है वो पार्टी का कारकुन नहीं बना सकता? मैंने कहा इसको आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो है वो हमला ना करार दिया जाए, इसलिए मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि वो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट में फ़र्क है। तो मैंने बयान किया है। मैं हसन साहब, मैंने कभी इस बात का जो है इस बात को मैंने इस तरह के आपके कॉलीग हैं, वो बना नहीं सकते। आपके कॉलीग हैं, मेरे भी कॉलीग रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब, क्या वो एक सहाफ़ी की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, या उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए सहाफ़ियों को या नहीं?
जी बिल्कुल, उनके लिए उनका मैं यही बात कह रहा था कि मतीउल्लाह जान असद तूर को आपने 27 लोगों में शामिल कर दिया और आपने शहबाज गिल को शामिल नहीं किया। मैं तो इस बात का मतलब इजहार कर रहा हूं कि ताज्जुब का इजहार कर रहा हूं। देखिए, ये इख्तलाफी आवाजें जो हैं इनको सुनने का हौसला होना चाहिए, ठीक, हुकूमत को भी, FIA को भी और दीगर इदारों को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी। मैं इस बात पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। असद तूर के हवाले से लाख इख्तलाफ हैं तमाम लोगों के, मैं तो आज भी उसको अपना भाई कहता हूं। और मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप सदीक जान के ऊपर तनकीद करते हैं, आप असद तूर पर तनकीद नहीं करते, तो मैंने कहा वो मेरा भाई है, मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो उसकी वजह है मेरा ज़ाती ताल्लुक है, और मैं बिल्कुल इस बात को नहीं छुपाऊंगा कि जो मेरे भी थोड़े बहुत बायसेस होंगे, लेकिन मैं अपने भाई के लिए भी स्पोजिटी का मामला आ जाए, एक तरफ मेरा सगा भाई आ जाए और एक तरफ मुल्क आ जाए, तो आप यकीन करें कि मेरी चॉइस जो है वो पाकिस्तान होगा। और जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ बात की है, तो उनके ऊपर जो है वो मैं तनकीद भी करूंगा, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाऊंगा, अगर उनके खिलाफ वो कार्रवाई होगी तो उसको सपोर्ट भी करूंगा। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, मजहर अब्बास साहब, दो सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। 27 मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को बंद करने के अहकामात आज सामने आए हैं। अब देखना यह है कि ये तमाम अफराद, ये तमाम इसमें चंद जो है वो कंपनीज भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, क्या वो इस सिलसिले में कोई कानूनी रिलीफ लेने की कोशिश करेंगी किसी हायर कोर्ट से या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।